नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद में आज के एजेंडे के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब एक नजर सुर्खियों पर। आज सुबह 10 बजे शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। उच्च सदन में नहीं होगा प्रश्नकाल। एआईएडीएमके के दिवंगत राज्यसभा सांसद ए मोहम्मद जन को सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और उत्तरदायित्वों में संशोधन के प्रावधान। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। और लोकसभा के एजेंडे में राष्ट्रीय अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस आयोग बिल 2021, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन बिल 2021 पर भी होगा विचार। भारतीय एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 सदन में किया जाएगा पेश। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा की बात करें तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर उच्च सदन में विचार होगा। उच्च सदन में आज प्रश्नकाल नहीं होगा। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। वहीं एआईएडीएमके के दिवंगत राज्यसभा सांसद ए मोहम्मद जन को सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। लोकसभा की बात करें तो कार्यसूची में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राष्ट्रीय अलाइद और हेल्थ केयर प्रोफेशंस आयोग बिल 2021 और किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन बिल 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। भारतीय एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया जाएगा। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछेंगे। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था, लेकिन विपक्ष के गतिरोध की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो पाई। वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक दिल्ली विधानसभा और शासन के कामकाज के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने वाले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 1991 में संशोधन करता है। विधेयक में विधानसभा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन के प्रावधान है। विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा से पारित किसी भी कानून में सरकार शब्द का आशय लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम लोकसभा की कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुरूप होने चाहिए। बिल कहता है कि दिल्ली एनसीटी के रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी जांच के लिए विधानसभा न तो खुद को सशक्त करने का कोई नियम बना सकती है और न ही किसी कमेटी को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। बिल में यह भी प्रावधान है कि इस कानून के लागू होने से पहले बनाए गए सभी नियम अमान्य होंगे। बिल के मुताबिक कुछ मामलों में मंत्रियों या मंत्रिपरिषद के फैसलों पर कार्यकारी कार्रवाई से पहले उपराज्यपाल की राय ली जाएगी। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। और अब हम सीधा चलेंगे संसद भवन परिसर, जहां मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज हम देख रहे हैं दोनों सदनों के एजेंडे में काफ़ी अहम कामकाज है और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखें एजेंडे के लिहाज से क्या संभावनाएं, कैसा रहेगा दिन? देखिए प्रीति, जिस तरीके से हम बजट सत्र के आखिरी चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं
उसमें आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अगले 2-3 दिन के अंदर सदन बजट के सारे कामकाज को पूरा कर लेगा। और उसके बाद चूँकि कई राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए बहुत सारे सांसद अभी भी अनुपस्थित हैं, तो इसलिए वो जो एक स्थिति है वो स्थिति सही हो जाएगी। तो इस लिहाज से देखें तो आज खास करके राज्यसभा में जो एक आम तौर पे ऐसा नहीं होता, सदन की कार्रवाई 10 बजे से शुरू की गई है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, दोपहर का भोजनावकाश, वो सारा बंद किया गया है। और यह इसलिए किया गया है कि एक साथ बैठकर जो जितने लंबित बिल हैं या जितने लंबित जो भी मुद्दे उठाए जाने हैं बिल के दौरान, वो सारे चीज़ों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और अभी तक जो लिस्ट हुआ है राज्यसभा में, वो लिस्टिंग हुई है अभी तक केवल एनसीटी दिल्ली से संबंधित बिल की, लेकिन समझा ये जा रहा है कि अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस भी आएगा। और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में खासतौर पे फिनांस बिल जो है, जो लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा को उस पर बहस करके रिटर्न करना है। उसके अलावा जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है, उस बिल पे आना है और उस बिल को भी राज्यसभा को पारित करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज का है। और इसलिए राज्यसभा में एक रोचक स्थिति इस बात को भी लेकर होगी, क्योंकि कल जो हमने देखा था कि एनसीटी बिल पे विपक्ष की तरफ से काफ़ी गतिरोध पैदा हुआ और फिर विपक्ष ने आपस में बात की और उन लोगों ने ये तय किया, जो मुझे से पता चला है, कि वो आज बहस में भाग लेंगे और विरोध करेंगे जिस तरीके से संभव हो, लेकिन गतिरोध उस तरीके से नहीं दिखेगा जैसा गतिरोध कल दिखा था। और सरकार के साथ भी उनकी बात हुई है, तो सरकार के साथ भी उनकी यही सहमति बनी है कि विपक्ष को जो बातें कहनी होगी वो पूरी तरह से बहस के दौरान करेंगे। लेकिन सदन आखिर सदन ही होता है, सदन में आखिरी समय में क्या होता है यह प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो स्थिति यही है राज्यसभा में। प्रीति, उधर लोकसभा में अगर जाएं तो लोकसभा में काफ़ी आज भी बिल हैं, महत्वपूर्ण बिल हैं और सामाजिक क्षेत्र के भी बिल हैं। तो उन सारे बिलों पे आज चर्चा होगी और लोकसभा में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा का कामकाज आज सुचारू रूप से चलेगा। बिल्कुल। और जैसा आप थोड़ी जानकारी दे भी रहे हैं अखिलेश, आज सबकी नजरें होंगी राज्यसभा में जाहिर तौर पर इस बिल को लेकर, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को लेकर, जिस पर हमने देखा कि तमाम गतिरोध कल सदन में देखने को मिला। अब आप कह रहे हैं कि सहमति बनी है, इसलिए हम माने कि इस बिल के हर एक पहलू को लेकर जो सुझाव हैं, जो विचार है, वो चर्चा के दौरान हमें सुनने को मिले। निश्चित तौर पे। और कल इसीलिए मैं बता रहा था कि जिस समय लोकसभा में ये पारित हुआ था, लोकसभा में भी इस पे काफ़ी बहस हुई थी। 22 मार्च को यह लोकसभा में पारित हुआ एनसीटी बिल। और उसके बाद जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका जो जवाब आया था, उस जवाब में यही था कि जो एम्बिग्विटी है, मतलब जो दिल्ली एक उस तरीके का पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिला, इस पे काफ़ी पुरानी बहस चली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके दिल्ली सरकार तक बनी, चुनाव हुए, लेकिन फिर भी एक जो स्थिति यह रही कि दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी में केंद्र सरकार की सारे दफ्तर हैं राजधानी में। और इसलिए दिल्ली को एक सरकार को एक आंशिक अधिकार दिए गए और उस आंशिक अधिकार में खास तौर पे पुलिस का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है और पुलिस के पास अन्य कई अधिकार हैं जो अमूमन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में पास होते हैं। तो इस रूप में कहे कि दिल्ली को एक उस तरीके के पूर्ण राज्य के रूप में कल्पना नहीं की जा रही थी और इसीलिए ये बिल आया। और केंद्र सरकार ने जो 14 फरवरी को जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, 14 फरवरी 2019 को, उस फैसले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार को इस मामले में पूरी तरह स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए, डिफाइन कर देनी चाहिए, ताकि एक इस तरह के मतभेद की हमेशा गुंजाइश न बनी रहे और जनता को भी यह लगे कि हमने सरकार जो चुना है वो सरकार के क्या अधिकार, क्या कर्तव्य है। तो इसलिए बिल लाया गया है और आज निश्चित तौर पे जो मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस अवसर का पूरा लाभ उठाएगा और पूरा लाभ उठाकर जो बातें कहनी है दिल्ली के बारे में और राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में, उस बारे में भी काफ़ी चर्चा होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक समय गठबंधन भी था, लेकिन उसके बाद दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इस मामले पे दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ दिख रहे हैं, तो काफ़ी रोचक चर्चा हम लोग को सुनने को मिलेगी आज दिल्ली के मामले में। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ अखिलेश। अब हम आगे जो लोकसभा का एजेंडा है उस पर हम बात करेंगे। अब लोकसभा के एजेंडे में हम देख रहे हैं तो 3 अहम विधेयक आज शामिल हैं। राष्ट्रीय अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आयोग बिल
2021 यानी राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट और मानकीकृत करने का प्रयास करता है। ये विधेयक राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आयोग की स्थापना का भी प्रावधान करता है। ये आयोग एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशन की हर रजिस्टर्ड श्रेणी के लिए प्रोफेशनल परिषद बनाएगा। आयोग अपने किसी भी कार्य को इस परिषद को सौंप सकता है। विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस बिल के लिहाज से अगर हम अखिलेश देखें तो कितना अहम रहेगा राज्यसभा की, क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है और हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर की लंबे समय से जो लंबित मांगे हैं उन्हें पूरा करने के उद्देश्य से ये जो बिल है वो काफी अहम साबित हो सकता है। बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना पीरियड में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने काफ़ी कहे कि हिम्मत से, काफ़ी साहस से और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से, जितनी भी प्रोफेशनल उनको ट्रेनिंग थी उसके हिसाब से काम किया। हम लोग उनमें से कई जो लोग हैं उनको कोरोना वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक अप्रिसिएशन पूरी दुनिया में हुआ। और उसके अलावा अभी जो एक प्रोजेक्शन है, जो रोज़गार का प्रोजेक्शन वर्ल्ड वाइड होता है, उस प्रोजेक्शन में यह माना जा रहा है कि अगले अगर 2030 तक देखें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत पूरी दुनिया में होगी। और ऐसे में भारत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दुनिया के अन्य देशों में रोज़गार के लिए भेज सकता है। और यह एक बहुत बड़ा अवसर होगा हमारे लिए कि अगर हम उसको पूरी तरह स्किल्ड करें, पूरी तरह मानकीकरण करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, ताकि दुनिया के अन्य देशों को हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के स्किल पे, उनकी शिक्षा पे, उनके जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, एथिक्स है, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर के बाद जो नर्स और नर्स के बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। वो टेक्नीशियन के रूप में भी काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भी काम करते हैं। कई ऐसे काम होते हैं जिसके कि आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर और नर्स के बाद लंबे समय तक इनकी ज़रूरत होती है। और ऐसे में इसको यही ज़रूरत महसूस की गई कि इनका एक पूरी तरह से एक आयोग के माध्यम से इस पूरे सेक्टर की देखरेख की जाए और एक ऐसा मानकीकरण किया जाए ताकि हम दुनिया में एक मानक स्थापित कर सकें और उसके बाद रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि यह काफ़ी अहम बिल है और इससे हमारे हेल्थ केयर पूरे सिस्टम में घरेलू तौर पे भी काफ़ी लाभ होगा और बाहर में हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का सम्मान, उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ने की काफ़ी संभावना बनेगी। प्रीति, बिल्कुल। और विधायी कामकाज के लिहाज से जो काफ़ी अहम एजेंडा लोकसभा में है उसमें दूसरे विधेयक की बात करेंगे अखिलेश। किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन बिल 2021 भी लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। उन्होंने 15 मार्च 2021 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था। यह विधेयक किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण कानून 2015 में संशोधन करता है। इसमें बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय किए गए हैं। इसके जरिए अब अदालतों की जगह जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अडॉप्शन यानी गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। विधेयक में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी योग्यता के अतिरिक्त मानदंडों को भी परिभाषित किया गया है। साथ ही पहले से अनिर्धारित अपराधों को गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करने की बात भी विधेयक में कही गई है। विधेयक के जरिए कानून के विभिन्न प्रावधानों पर अमल में आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया गया है। अखिलेश, जो किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन बिल 2021 है वो लोकसभा के एजेंडे में शामिल है और हम जान रहे हैं कि जो बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी जटिल रही है और साथ ही जो बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं उनकी योग्यता को लेकर भी, जो एक तरह से हम कहें मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर भी इसमें संशोधन किया गया है। तो हम माने इस लिहाज से काफ़ी सुधार इस बिल के जरिए तौर पे देखिए, जो दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या है हमारी भारत की और उस बड़ी जनसंख्या में जो बच्चों की संख्या भी काफ़ी अधिक है और उसमें बच्चों को एक अलग सेक्टर के रूप में, एक अलग आयु वर्ग के रूप में पहचान करना, उनकी खास ज़रूरतें हैं उसकी पहचान करना और उसके बाद
उनको इस तरह का एक वातावरण देना कानूनी तौर पे भी, और जब कानूनी तौर पे आप वातावरण देते हैं तो सामाजिक तौर पे भी एक व्यवस्था बनती है और एक वातावरण बनता है। और इसके अलावा जो एक ऐसी स्थिति होती है कि जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं और उनको कई परिवार जो होते हैं उनको गोद लेना चाहते हैं, चाहे वो देश के लोग हों या बाहर विदेश के लोग हों। विदेश के लोग भी बड़ी संख्या में भारतीय बच्चों को गोद लेना चाहते हैं और यह एक कहें कि बहुत ही मानवीय संपर्क का एक यही बहुत ही अनोखा तरीका होता है कि आप एक देश के बच्चे को गोद लेते हैं। और तो एक अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होता है, ग्लोबलाइजेशन का यह भी एक एस्पेक्ट है। और इस मामले में भारत को एक कानून बनाने की ज़रूरत थी जो कि ज़्यादा उदार हो, इस मामले में बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो कि कानूनी पेच के कारण, कानूनी अड़चनों के कारण कोई ऐसे बच्चों को गोद न ले सके जिनको कि एक अच्छा अभिभावक, एक अच्छा माता पिता मिल सकता है। तो इस लिहाज से इस कानून में परिवर्तन की काफ़ी लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इस कानून में परिवर्तन के बाद न सिर्फ गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी बल्कि बच्चों को एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ की बच्चों के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा है जाने तौर पे भी और अनजाने तौर पे भी, तो उनको न्याय मिले। और जब ये बनता है तो आप संवेदनशीलता बनती है, अभिभावकों के अंदर भी एक संवेदनशीलता बनती है या फिर माता पिता है उनके अंदर संवेदनशीलता बनती है या गांव या शहरों में जो पूरा समाज है उसके अंदर भी एक संवेदनशीलता बढ़ती है। और इस लिहाज से ये कानून का जब बनेगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें सामाजिक स्तर पर देखने को मिल सकता है। प्रीति जी बिल्कुल अखिलेश, और इसी के साथ आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे एजेंडे पर नजर डालेंगे। राज्यसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन कई प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा वित्त लेखे 2018-2019 खंड 1 और खंड 2, जम्मू कश्मीर सरकार और विनियोग लेखे 2018-2019, जम्मू कश्मीर सरकार के पत्रों को भी पटल पर रखेंगे। सांसद प्रताप सिंह बाजवा, डॉक्टर अमर पटनायक और डॉक्टर विकास महात्मे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद प्रसन्न आचार्य और सुरेंद्र सिंह नागर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात, चुनौतियों और अवसर के संबंध में विभाग संबंधित स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में साझा करेंगे। वहीं लोकसभा में भी अहम संसदीय समिति के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सांसद रवनीत सिंह और प्रतिमा भौमिक सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद मीनाक्षी लेखी और हिना विजय कुमार गावित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट और पीसी गद्दीगौदर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट और संगीता कुमारी सिंह देव प्राक्कलन समिति का विवरण भी सदन में पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के बारे में समिति के 225वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में देंगे। और अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में आज कई अहम मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और प्रश्नकाल की शुरुआत खान मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद रमेश चंद्र मांझी पूछेंगे, क्या सरकार का विचार लौह अयस्क सहित प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी का संशोधन करने का है? सांसद संजय सेठ पूछेंगे, क्या मंत्रालय की ओर से जिला खनन निधि में से व्यय किए जाने में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं?
और अब बात रेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद डॉक्टर जी रणजीत रेड्डी पूछेंगे, क्या निजी कंपनियों के जरिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाया जाएगा। सांसद मनोज कोटक पूछेंगे, क्या सरकार की योजना सरकारी निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से और अधिक संख्या में यात्री रेलगाड़ियों का संचालन आरंभ करने की है। सांसद रंजीता कोली पूछेंगी, उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में रेल यात्रियों का आवागमन होता है। सांसद संतोष पांडे पूछेंगे, डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है। सांसद एम के राघवन पूछेंगे, लॉकडाउन के उपरांत चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियां जोनवार कौन सी हैं। सांसद रोडमल नागर पूछेंगे, क्या सरकार का निकट भविष्य में आकांक्षी जिलों में समस्त रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है। सांसद राजेश भाई नारायण भाई चुड़ासमा पूछेंगे, क्या रेलवे ने देश में विशेषकर गुजरात में ओवरब्रिज सहित रेल पुलों के पुनर्निर्माण या सुदृढ़ीकरण के लिए कोई मापदंड बनाए हैं। सांसद मोहम्मद फैजल पीपी पूछेंगे, क्या सरकार को रेल कर्मचारियों प्रतिनिधि निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निजी क्षेत्र के 151 रेलगाड़ियों का संचालन करने की अनुमति दिए जाने की पहल पर आपत्ति जताई गई। सांसद अशोक महादेव राव नेते पूछेंगे, क्या 2011-12 के बजट में गढ़चिरौली, जो महाराष्ट्र में जनजातीय बहुल और सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में एक जिला मुख्यालय है, उसे वडसा गढ़चिरौली रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई प्रावधान किया गया है। और अब बात संचार मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद संजय जायसवाल पूछेंगे, सरकार की तरफ से देश भर में आरंभ किए गए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और अब बात कोयला मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद फिरोज वरुण गांधी पूछेंगे, क्या सरकार ने नए कोयले गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना की है। सांसद रवनीत सिंह पूछेंगे, क्या कोयले का वर्तमान घरेलू उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद सु थिरुनुकुवास पूछेंगे, क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में विशेषकर तमिलनाडु में विनिर्मित पटाखों की कुल मात्रा, कीमत और उनका प्रतिशत क्या है। सांसद गजानन कीर्तिकर पूछेंगे, क्या बांग्लादेश की ओर से चावल पर आयात शुल्क को कम किए जाने से भारत को लाभ मिलने की संभावना है। और अब बात प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद सुमेधानंद सरस्वती पूछेंगे, क्या देश में सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी आम लोगों से जुड़े कार्यों का निपटान निर्धारित समय अवधि के भीतर नहीं करते हैं। सांसद सुमलता अम्बरीश पूछेंगी, क्या सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए कर्मचारियों को ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स किया जाता है। और अब बात विदेश मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी पूछेंगे, भारतीय पासपोर्ट में ई चिप्स जैसी नई विशेषताएं जोड़े जाने और आवश्यक उत्प्रवासन जांच वाले पासपोर्ट धारकों के लिए ऑरेंज पासपोर्ट इत्यादि की स्थिति क्या है। और अब बात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद विनोद कुमार सोनकर पूछेंगे, क्या उनका मंत्रालय 150 करोड़ रुपए तक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली के माध्यम से निगरानी करता है।
थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, तो अब से कुछ देर में आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। लेकिन आखिर में एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।